हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं यूरिनरी सिस्टम को नेफ्रॉन के साथ। तो आज का टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन, जिसको किडनी की फंक्शनिंग यूनिट भी बोलते हैं, ये पेरेन्काइम ऑफ किडनी भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट रहता है रीनल के कोर्टेक्स और मेडुला दोनों पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो रीनल का जो है कोर्टेक्स पार्ट है, उसके अंदर जो नेफ्रॉन का जो पोर्शन प्रेजेंट रहता है वो रहता है रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल में अगर आप देखोगे तो सर जो पोर्शन रहता है वो रहता है ग्लोमेरुलर, और इसके अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है, अफरेंट आर्टरीज जिसको बनाती है, तो ये है सर अफरेंट आर्टरी, और जो इससे निकल रही है वो है इफरेंट आर्टरी। तो अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी, तो ये जो कैपिलरी फॉर्म हो रही है उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो कैपिलरीज जो बनी वो बनी ग्लोमेरुलस। तो सर जो ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलके बोलते हैं कंबाइन में रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल में रीनल ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलस यानी बोमन्स कैप्सूल और उसकी कैपिलरीज। उसके बाद जो बोमन्स कैप्सूल है ये आगे कंटिन्यू होता है पीसीटी के साथ। पीसीटी मीन्स प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, कॉन्वोल्यूटेड मीन्स टाइटली कोइल्ड, यानी जो स्टेट पोर्शन है ट्यूब का, स्टेट पोर्शन से ये ज़्यादा टाइटली कोइल्ड रहते हैं, इसलिए इसको कॉन्वोल्यूटेड बोलते हैं। तो ये प्रोक्सिमल पार्ट में, तो ये प्रोक्सिमली, और इसी के जो डिस्टली में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। जो पीसीटी है, ये पीसीटी जब रीनल मेडुला, जो मैंने ये ग्रीन कलर की इमेजिनरी लाइन बनाई है, ये रीनल मेडुला है। रीनल मेडुला एक्सटेंड होता है कहाँ से? रीनल पिरामिड से। तो रीनल पिरामिड से ये एक पिरामिड बनाया अपन ने, मान लो ये रीनल पिरामिड है। तो जब ये नेफ्रॉन अपनी पीसीटी के साथ, या ये ट्यूब जब कंटिन्यू होती है मेडुला में, तो इसको बोलेंगे, जब ये मेडुला में इन होती है तो इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले को उसके आने और जाने के तरीके से डिवाइड किया तो एक असेंडिंग बन गई और एक बनी डिसेंडिंग। तो जो जा रही है यहाँ से वो हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो वापस ग्लोमेरुलर की तरफ आ रही है उसको बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे एक टर्न के साथ मुड़ती है तो इस टर्न को बोलेंगे हेयरपिन टर्न। हेयरपिन टर्न के साथ ये मुड़ी, इसको बोलेंगे हेयरपिन टर्न। अब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये होगी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों लूप ऑफ हेनले का पार्ट है। इसके अंदर असेंडिंग में क्या रहता है कि अगर नेफ्रॉन कोर्टिकल है तब तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ओनली थिन
थिक साइज में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, मोटी रहेगी। अगर ये नेफ्रॉन नियर टू जक्स्टा मेडुलरी लाइन के है, अगर ये मेडुला के नियर बाय प्रेजेंट है या इसके ऊपर यहाँ कहीं प्रेजेंट है, तो ये जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप तक ग्रोथ कर जाती है अपनी। और उसके अंदर क्या रहता है कि जब हेयर पिन के बाद ये टर्न लेती है तो एक थिन लूप ऑफ हेनले के रूप में निकलती है, और उसको बोलते हैं थिन लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद जो कंटिन्यू रहता है वो रहता है थिक लूप ऑफ हेनले। ये जो थिन और थिक का जो रहता है ये ओनली 20% नेफ्रॉन के अंदर रहता है, क्योंकि ओनली 20% नेफ्रॉन जेक्स्टा मेडुलरी प्रेजेंट रहते हैं। जेक्स्टा मेडुलरी मतलब मेडुला के जो पोर्शन हैं, जो इसका रिनल कॉन्स है, इसको पिरामिड्स बोलते हैं कॉन्सेप्ट में। तो इस पिरामिड के जो पास में जहाँ पे ग्लोमेरुलर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे जेक्स्टा ग्लोमेरुलर, ठीक है। तो ये जेक्स्टा मेडुलरी जोन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें जो जेक्स्टा ग्लोमेरुलरी रहेगा ये, उसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप तक ग्रो करेगा, डीप तक यानी पेपिला तक ग्रो करेगा। जो लोअर पार्ट इसका कंटिन्यू रहता है पेपिला के साथ, तो ये पेपिला तक ग्रोथ करेगा। जैसे इसमें अगर आप देखो तो ये जो पोर्शन बनाया है इसके रिनल मेडुला के नीचे, इसके आगे जो कंटिन्यू पोर्शन रहेगा इसका वो रहेगा रिनल पेपिला, यानी यहाँ पे ये, उसके बाद ये एक ओपनिंग हुई पेपिलरी डक्ट की, और ये पेपिला, पेपिला के रूप में ये माइनर कैलिक्स आ गया, और 8 से 18 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। तो सर ये हो गया पेपिला, और यहाँ जो ये डक्ट प्रेजेंट है ये होगी पेपिलरी डक्ट। इस पे आते हैं अभी पहले, ठीक है। ये पेपिलरी डक्ट हो गई, ये पेपिला हो गया, इस पे आते हैं बाद में। पहले ये देखो कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो थिन और थिन प्रेजेंट रहती है। तो थिक जो होती है वो मोस्टली 80% चांसेस के अंदर थिक रहती है, क्योंकि 80% जो नेफ्रॉन है वो कोर्टिकली ग्रोथ होते हैं, यानी जो कोटेक्स पार्ट है नियर टू कोटेक्स लाइन के यहाँ से नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस यहाँ प्रेजेंट रहता है 80% के अंदर, और ओनली 20% के अंदर ये मेडुला के नियर रहते हैं। तो जो 80% नेफ्रॉन है उनकी जो लूप ऑफ हेनले रहेगी वो अपर पार्ट ऑफ मेडुला में ही टर्न ले लेती है, हेयरपिन टर्न यहीं से ले लेती है। तो इसके अंदर थिन पोर्शन नहीं रहता है। हालांकि थिन और थिन के अंदर कोई ल्यूमन में डिफरेंस नहीं होता है, ल्यूमन दोनों का सेम रहता है, ल्यूमन दोनों का सेम रहेगा, ओनली फ़र्क रहेगा तो इसमें जो इसकी कवरिंग का रहेगा, बिकॉज जो थिन होती है उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद जब ये वापस टर्न आएगी इसके अंदर बाहर की तरफ आएगी तो ये डीसीटी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ आई और ये डीसीटी में डीसीटी बन गई, इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब। अब ये डीसीटी एक जगह से अफरेंट और इफरेंट आर्टरी के बीच से निकलती है। तो जहाँ से ये बीच से निकलती है या नियर टू अफरेंट आर्टरी रहती है ना, तो इस जो नियर टू अफरेंट आर्टरी रहती है यहाँ की कुछ सेल होती है, जो इस पोर्शन की जो सेल रहेगी वो कुछ स्पेशल मॉडिफाइड हो जाएगी, यानी जो अफरेंट और इफरेंट आर्टरी के टच की जो बिल्कुल रहेगी, जिस जहाँ पे उन दोनों का, जैसे ये अगर इफरेंट आर्टरी आ रही है, मान लो अफरेंट आर्टरी आ रही है, ये अगर डीसीटी निकल रही है यहाँ से, तो ये जो सेल है इस पोर्शन की जो सेल आपस में जहाँ पे टच हो रही है वहाँ की कुछ स्पेशल मॉडिफाइड हो जाएगी, उसको बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताएंगे बाद में। इसको यहाँ पे जो रहेगी सेल वो मैक्यूला डेंसा, इसके बाद में ये कंटिन्यू यहाँ पे इसने टर्न लिया, यानी ये मान लो कि यहाँ पे इसके टच के बाद जो
मैक्यूला डेंसा बन जाती है उसके थोड़े से बाद ही ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चेंज हो जाती है या कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट रहती है वो एक किडनी के अंदर या एक, ये मान लो एक पेपिला के अंदर, एक मेडुला के अंदर जो एक पिरामिड है, इस एक पिरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाते हैं। यानी आप ये मान लो कि ये मान लो पेपिलरी डक्ट आ रही है नीचे से जो पेपिला में ओपन होती, तो एक पेपिलरी डक्ट से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट जुड़ी हुई होती है। और एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी DCT यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब बहुत सारे नेफ्रॉन की जुड़ी रहती है। तो जैसे अगर ये आप DCT बना रहे हो, कलेक्टिंग डक्ट बना रहे हो, तो ये इसका ये पोर्शन हो गया। एक को दूसरे नेफ्रॉन की भी जो यहाँ पे DCT आ रही है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब, वो इससे कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ रहे हैं। इधर कोई और नेफ्रॉन प्रेजेंट है उसकी भी DCT इसी सेम DCT से उसका नेफ्रॉन जुड़ रहा है। और इधर कोई अगर नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी DCT भी सेम कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ रही है। और ये ऐसे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक पेपिलरी डक्ट से नीचे ऐसे सेम जुड़ रही है। जैसे ऊपर DCT जुड़ रही है एक कलेक्टिंग डक्ट से, वैसे ही बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट एक पेपिलरी डक्ट से जुड़ रही है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप समझने के बेस से देखो तो अगर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं अगर, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन की 1 मिलियन ये होगी DCT होगी। तो DCT तो सेम रहेगी, एक नेफ्रॉन की एक DCT होती है। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो इतनी 1 मिलियन नहीं रहती है। आप ये मान लो कि जो 1 मिलियन DCT है यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब है, वो ओनली कुछ हज़ार, यानी ये मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 8 से 10,000 8 to 10,000 कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी हुई होती है। यानी कि 1 मिलियन जो जितनी DCT होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन की 1 मिलियन DCT होगी, यानी एक नेफ्रॉन की एक DCT होती है। लेकिन बहुत सारी DCT एक ही कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। तो ऐसे मान लो 8 से 10,000 जो कलेक्टिंग डक्ट है उनसे 1 मिलियन DCT जुड़ी हुई होती है। और ये जो 8 से 10,000 है, ये इतना ग्राफ रहता है इसका कि ये इतनी सारी DCT कलेक्टिंग डक्ट ओनली कुछ 100 पेपिलरी डक्ट से जुड़ी हुई होती है। यानी एक पेपिलरी डक्ट में बहुत सारे पोर्ट होंगे, किसको जुड़ने के, कलेक्टिंग डक्ट जुड़ने के। एक पेपिलरी डक्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे या पोर्ट होंगे कलेक्टिंग डक्ट जुड़ने का, और एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे पोर्ट होंगे DCT जुड़ने के। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में यानी थाउजेंड्स पोर्ट होते हैं DCT के लिए। और उसके बाद ये मान लो कि आप कुछ 100 यानी 200 200 पेपिलरी डक्ट में जुड़ी, और एक पेपिलरी डक्ट एक पेपिला में ओपन हुई और एक पेपिला माइनर कैलिक्स से हुआ। तो 8 से 10 कितने सर, 8 से 18 माइनर कैलिक्स एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और ये 8 से 18 ओनली 2 to 3 मेजर कैलिक्स में जुड़ के एक रिनल पेल्विस, और उसके बाद ये कंटिन्यू होते हैं एक रिनल पेल्विस से, और ये रिनल पेल्विस के बाद यूरेटर में कंटिन्यू हो जाता है। ये रिनल पेल्विस में और रिनल पेल्विस के बाद यूरेटर में कंटिन्यू होके। अब इसको देख लेते हैं अपन ग्लोमेरुलस को, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर, इसकी थोड़ी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। तो जो ये मान लो ये है अपना ग्लोमेरुलर, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर। अगर ये मेडुला के नियर प्रेजेंट रहता है यानी रिनल पिरामिड के नज़दीक अगर प्रेजेंट रहेगा किडनी में, तो ये हो गया जेक्स्ट्रा मेडुलरी
नेफ्रॉन, ठीक है। और अगर ये नियर टू मेडुला ना होके नियर टू कोर्टेक्स होता है, अगर ये कोर्टेक्स में प्रेजेंट रहेगा, कोर्टेक्स के नियर रहेगा, तो इसको बोलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। ये कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये एक किडनी के अंदर कोर्टिकल नेफ्रॉन मोस्टली 80% प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, तो मान लो ये मेडुला से बहुत दूर तक बहुत दूर से होते हैं, तो इसकी जो आधी जो लूप ऑफ हेनले है वो कोर्टेक्स में रह जाती है, और कुछ पार्ट लूप ऑफ हेनले पेनेट्रेट करता है मेडुला को। तो जो कुछ पार्ट, जैसे ये मान लो अगर मेडुला है, तो इसमें कुछ पार्ट पेनेट्रेट करता है, और अपर पार्ट ऑफ मेडुला से ये हेयर पिन टर्न हो गया, हेयर पिन टर्न, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो कुछ पार्ट ही इसके अंदर पेनेट्रेट करता है, तो ये डीप नहीं होता है, तो इसलिए इसकी टोटल जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो थिक रहेगी। और ऐसे नेफ्रॉन जो यूरिन फॉर्म करते हैं, ध्यान देना, ऐसे जो नेफ्रॉन यूरिन फॉर्म करते हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, सॉरी कंसनट्रेटेड नहीं, ये डाइल्यूटेड यूरिन होता है, डाइल्यूटेड। क्योंकि डाइल्यूटेड का वजह कि इसके लूप ऑफ हेनले शॉर्ट रहती है, तो शॉर्ट में ज़्यादा रिनल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है वाटर का, और ये डाइल्यूटेड यूरिन में आता है। और जो 20% नेफ्रॉन है वो जो जेक्स्टा मेडुलरी रहते हैं, जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, वो 20% रहते हैं। और इन जो नेफ्रॉन्स की जो लूप ऑफ हेनले हैं वो डीप पार्ट तक ग्रो करती है। डीप, अपन मेडुला का डीप उसी को बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेपिला की जगह एंड हो जाता है, पेपिला के बाद ये माइनर कैलिक्स में कंटिन्यू हो जाता है, तो ये पोर्शन पेपिला है। तो यानी इसका जो नेफ्रॉन है उसकी जो लूप ऑफ हेनले है वो पेपिला तक ग्रो करती हैं। और ऐसे नेफ्रॉन 20% प्रेजेंट होते हैं ओनली, और अगर इनकी संख्या 20 से ज़्यादा होती है तो वो पर्सन कंसनट्रेटेड यूरिन करता है, क्योंकि उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा रहेगा। अब इनमें थोड़ा कैपिलरी का भी सीन रहता है। जो 20% जो नेफ्रॉन है जो अपर पार्ट ऑफ मेडुला में कंप्लीट हो जाते हैं, उनमें तो ओनली पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है वही सप्लाई दे देती है, जो इफरेंट आर्टरी से निकलती है। लेकिन जो डीप पेपिला तक जा रहा है उनके लिए जो ब्लड सप्लाई रहती है वो इन्हीं पेपिलरी आर्टरी से आगे कंटिन्यू जो रहती है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। तो ये मैंने उसमें बताया था ब्लड सप्लाई में, तो वासा रेक्टा, तो इनकी सप्लाई जो करती है वो वासा रेक्टा कैपिलरीज सप्लाई रहती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपिलरी पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है वो अपर पार्ट में जो मेडुला होता है वहीं तक बोली जाती है। उसके बाद अगर 20% नेफ्रॉन में ये डीप तक जाती है कोई भी कैपिलरी, तो उनको वासा रेक्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन इसकी हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी के अंदर जो इसमें जो एपिथेलियम लाइन रहती है वो रहती है स्क्वेमस एपिथेलियम की, स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग रहती है। और इसके अंदर जो ये जो ब्लड वेसल ब्लड कैपिलरी जो आ रही है वो आ रही है अफरेंट, इफरेंट, और ये अफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी। और अभी से अपन बना देते हैं ताकि थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ का। और इसमें जो नीचे से इस पोर्शन से सर इस पोर्शन से जो ये जो आपको दिख रहा है ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वल्टिव ट्यूब। और डीसीटी की ग्रिपिंग रहती है, डीसीटी की ग्रिपिंग रहती है यहाँ, ये है डीसीटी यानी डिस्टल कन्वल्टिव ट्यूब। और डिस्टल कन्वल्टिव ट्यूब कंटिन्यू हुई आगे कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट हो जाती है, और ये यहाँ से अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी के नियर बाय निकलती है, यहाँ पे नियर बाय निकलती है, ये निकल गई। तो इस पोर्शन में ये इफरेंट आर्टरी और ये अफरेंट आर्टरी, यहाँ पे कुछ चेंजिकल होते हैं, एनाटॉमिकल चेंज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। जैसे ये पोर्शन
जो डीसीटी और अफरेंट आर्टरी का जो कंटिन्यू हुआ यहाँ पे, अगर अपन इसको यहाँ से कट करें ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसको अगर कट करके और इसका इस साइड व्यू देखें तो उसमें कुछ एनाटॉमिकल चेंज प्रेजेंट रहते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले इसका जो एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी में ये स्क्वेमस एपिथेलियम की कवरिंग रहती है, तो इसके जो इनर पोर्शन है वो सारा स्क्वेमस एपिथेलियम का प्रेजेंट रहता है, और यही स्क्वेमस एपिथेलियम जब इसके विसरल पार्ट में आती है, यानी आप ये मान लो कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस की दो लेयर हो गई, एक ये विसरल यानी जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम की तो ऐसे होता है विसरल पेराइटल, जो विसरा के यानी ऑर्गन के जो टच में वो विसरल लेयर होगी, जो अपोजिट साइड में वो पेराइटल होगी। तो इसकी भी सेम है, ये पेराइटल आ गई, पेराइटल लेयर, और ये जो अंदर साइड की जो लेयर है वो है विसरल लेयर, तो ये आ गई विसरल लेयर। अब इनमें क्या रहता है, आप इसको इजी अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करोगे कि एक बैलून लो, ठीक है, बैलून को आपने फुला लिया, बैलून फुलाने के बाद नीचे से आपने उसको नोट मारा जहाँ से हवा बाहर ना निकले, तो वो नोट आप इमेजिन करो कि वो नोट आप प्रोक्सिमली ये ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद आपने उस बैलून को पकड़ा, उसमें आपने अपना फिस्ट बना के और उसमें पंच किया, तो आप तब तक करोगे, उसको दबाओगे अपनी फिस्ट को जब तक कि वो बैलून आपका बैलून, आपकी फिस्ट उस बैलून के अंदर ना घुस जाए और वो बैलून आपको पूरी तरह से ऐसे कवर ना कर ले। हाथ को कवर करने के बाद आप फील करना उसको कि जो आपकी फिस्ट है वो तो होगी ग्लोमेरुलस, यानी वो कैपिलरी हो गई ब्लड की, ठीक है। और जो बैलून है आपका, और बैलून की जो लेयर आपकी फिस्ट के टच कर रही है, ये ग्रिप बना रखी है, उस लेयर को अपने बोलेंगे विसरल, विसरल लेयर, ये विसरल होगी, और ये पोर्शन पेराइटल हो गया, और जो पोर्शन आउटसाइड में वो पेराइटल लेयर होगी उसकी, और जो विसरल और पेराइटल यानी बैलून की जो हवा भरी रहती है बीच में, वो हो गया कौन सा, वो हो गया कैप्सुलर स्पेस। तो ये मान लो आपने, ये बैलून ही है, ये आपका फिस्ट है, आपने दबाया तो बैलून ने आपकी ग्रिप बनाई, ग्रिप बनाई तो अंदर की विसरल होगी, ये पेराइटल होगी, और ये जो इसमें हवा हो रहेगी या जो भी ये खाली स्पेस है इसको बोलेंगे कैप्सुलर, कैप्सुलर स्पेस, ठीक है। तो जो भी फिल्ट्रेट होता है, प्लाज्मा फिल्टर होता है, वो इस फिल्ट्रेट से डायरेक्ट कैप्सुलर स्पेस में जाता है, कैप्सुलर स्पेस से वो पीसीटी में जाता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, तो ये यहाँ से पीसीटी में जाता है। अब बात करते हैं स्क्वेमस सेल की। तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम इसकी इनर पेराइटल की इनर लेयर को कवर करती है, और जो इसकी विसरल लेयर है वो एपिथेलियल से बनी रहती है, सिंपल एपिथेलियम से। तो जो एंडोथेलियल है ये सिंपल लेयर है, तो इसमें जो कैपिलरीज रहती है वो फेनेस्ट्रेटेड रहती है और बड़ी कैपिलरीज रहती है, क्योंकि ये सिंपल लेयर है तो पूरी लीकी कैपिलरीज रहती है। इसके बाद जो यहाँ पे जो आप ये स्क्वेमस एपिथेलियम देख रहे हो, ये यहाँ पे इनर पार्ट में आके, इसकी इनर लेयर में आके ये थोड़ा मॉडिफाइड हो जाती है। तो ये जब यहाँ पे मॉडिफाइड होके और इनको ग्रिप कर लेती है, पकड़ लेती है, ग्रिप कर लेती है, तो इस मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को बोलेंगे जो इसका चैनल बनाने में हेल्प करती है, या जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती है स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके साथ अटैच होके, किसके साथ, सिंपल एपिथेलियम के साथ अटैच होके। तो जो ये पोर्शन है, जो यहाँ पे ये पूरा मॉडिफाइड सेल है एक टाइप की, और इसमें कुछ ग्रो निकली रहती है इन सेल्स की, यानी फुट लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं। तो इन फुट लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं पेडिकल्स। और ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम, यहाँ तो स्क्वेमस होगी, लेकिन यहाँ जब ये मॉडिफाइड हुई तो ये किस नाम से जानी जाएगी, ये जानी जाएगी सर पोडोसाइट के नाम से। तो ये होगी आपकी पोडोसाइट, और इसके जो फुट लाइक प्रोजेक्शन है, जो कैपिलरी फॉर्म में हेल्प करते हैं या जो इसकी होल्डिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पेडिकल, सिंगल को, ठीक है। पेडिकल याद रखने के लिए
यानी जो पेडिक्योर होती है, जो मोस्टली पेडिक्योर मैनिक्योर आजकल बहुत सारे सॉन्ग में सुनने को मिलेगा। पेडिक्योर मतलब पैर की केयर करना, तो ये पेडिकल पेडिकल से वर्ड आ गया, इसका मतलब फुट लाइक प्रोजेक्शन या फुट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पोडोसाइट, इसको सिंगल को पेडिकल्स बोलेंगे, और ये इनको ग्रिप करके रखती है नॉर्मल एपिथीलियम को, और कैपिलरी का निर्माण करती है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी तो यानी लार्ज स्पेस की कैपिलरी होगी। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो पोडोसाइट और ये सब लेमिना वगैरह मिलके निर्माण करती है। उसके बाद जो फिल्ट्रेंट यहाँ से आए, इसमें तो आ गई पोडोसाइट, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, पोडोसाइट पेडिकल्स, ठीक है। ये पोडोसाइट क्या होती है सर? पोडोसाइट मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है सर? विसरा, ग्लोमेरुलर की विसरा लेयर में प्रेजेंट रहती है। और इसके बाद जो ये जो स्पेस है ये हो गया कैप्सुलर स्पेस, और ये आगे पीसीटी से कंटिन्यू रहता है। अब इसके बाद जो आई पीसीटी, अब पीसीटी की अगर हिस्टोलॉजी देखें तो पीसीटी कुबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। कुबॉइडल यानी आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ, ये पीसीटी मान लो, पीसीटी के अंदर ये हो गया आपकी पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वल्टिव ट्यूब। तो इसके अंदर जो सेल्स रहती है सर वो रहती है कुबॉइडल एपिथेलियम, कूब शेप्ड की रहती है, और इसकी खासियत ये रहती है कि इनमें कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो टोटल पीसीटी है, टोटल पीसीटी के अंदर यही सेल रहेगी, और वो रहेगी माइक्रोविलाई के साथ। जो माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, सेम वैसे ही माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोविलाई जो क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। यानी ये माइक्रोविलाई या माइक्रोफिलामेंट जो इसमें पीसीटी में कुबॉइडल सेल रहती है, कुबॉइडल सेल पे प्रेजेंट रहते हैं, जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, क्योंकि माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं और इसमें हेल्प मिलती है। तो कौन सी सेल रहेगी? कुबॉइडल एपिथेलियल लेयरिंग, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग। और इस पे क्या रहेगा सर? इस पे रहेगा सर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ये इसकी पीसीटी की हिस्टोलॉजी है। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है लूप ऑफ हेनले। तो जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले की जो कवरिंग रहती है, एपिकल कवरिंग, यानी कोई होता है ना, जैसे कोई भी अगर ट्यूब है तो ट्यूब के दो पोर्शन होते हैं। जो ये जो इनर जो इसका ल्यूमन बन रहा है, जो इस ये मान लो ट्यूब है, इसका जो ल्यूमन जो डिसाइड हो रहा है ना, ये ल्यूमन बन रहा है, इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस। यानी जो लेयर की जो पोर्शन ल्यूमन की तरफ फेस करती है, फेस होती है अंदर की तरफ से, उसको बोलेंगे एपिकल सरफेस। तो जो माइक्रोविलाई उसमें पीसीटी में प्रेजेंट रहते हैं वो एपिकल सरफेस पे रहती है, यानी अंदर की साइड में, अंदर की कवरिंग जो ये मान लो पीसीटी का एक कट है, तो इसमें जो आप देखोगे तो ये कुबॉइडल सेल पड़ी है, और इसमें जो माइक्रोविलाई है ये माइक्रोविलाई है। इसके बाद जो लूप ऑफ हेनले है, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर कौन सी रहती है? तो सर लूप ऑफ हेनले में रहेगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम यानी अपन ने पहले पढ़ा था ऊपर जो ग्लोमेरुलर में जो मॉडिफाइड हो रही थी, तो यहाँ पे जो सिंपल है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहेगी। तो अगर आप पीसीटी देखो, सॉरी उसको देखो आप लूप ऑफ हेनले को, तो जो अगर आप 20% नेफ्रॉन देखोगे तो 20% में ओनली थिन, 20% में थिन और थिक रहेगी, और 80% में ओनली थिन रहेगी। तो 80% में ओनली थिन है उसका तो डायरेक्टली होएगा, लेकिन जो थोड़ा यूनिक है यानी 20% जो थिन और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले रहेगी, तो ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसमें ये थिक पोर्शन है, ये थिन है, और ये थिंक हो गई थिंक लूप ऑफ हेनले, ठीक है, थिंक असेंडिंग थिंक लूप ऑफ हेनले। तो इसमें क्या रहता है कि ये जो थिन पोर्शन है टोटली ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का रहता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का रहता है। और उसी का जो थिक पोर्शन है
यानी जो थिक है वो कुबोइडल और लो कोल्यूमनर का रहता है। तो ये जो थिक पोर्शन है ये कुबोइडल कुबोइडल यानी पीसीटी में भी कुबोइडल ही थी, तो इसमें भी कुबोइडल लो कोल्यूमनर लो कोल्यूमनर। ये कोल्यूमनर कहाँ रहती है सर? ये इसके डिस्टली पार्ट में रहती है, जो पोर्शन इस लूप ऑफ हेनले का जो थिक पोर्शन है वो जहाँ पे अफरेंट और इफरेंट आर्टरी की क्रॉसिंग पे जहाँ प्रेजेंट रहता है वहाँ पे कोल्यूमनर सेल प्रेजेंट रहती है और वो मॉडिफाइड होती है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अब ये आगे जब ऊपर की तरफ जाएगी तो लो कोल्यूमनर हुआ, और लो कोल्यूमनर के बाद ये कंटिन्यू हुई किसके साथ? डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। तो जो डीसीटी का जो रहता है वो भी सिर्फ लो कोल्यूमनर रहेगा, लो कोल्यूमनर एपिथेलियम रहेगा डीसीटी का। बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कुछ स्पेशल मॉडिफाइड सेल प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल होती है, इंटरमीडिएट रहती है ये। तो प्रिंसिपल सेल होती है, इस पे रिसेप्टर रहते हैं किस किस के सर? एक तो एडीएच के रिसेप्टर रहते हैं, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी क्रिएट करती है जिसको, और एक एल्डोस्टेरोन, तो जो बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब आगे एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्राइब करेंगे इसको। उसके बाद कुछ इसमें प्रिंसिपल सेल रहती हैं और कुछ सर अलग टाइप की कुछ मॉडिफाइड सेल रहती हैं जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड सेल रहती है उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड सेल। इंटरकैलेटेड सेल्स। तो ये इंटरकैलेटेड जो सेल्स होती हैं ये पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में? पेपिलरी डक्ट में कनेक्ट होती है, और पेपिलरी डक्ट में आगे जाके पेपिला में, पेपिला से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और ऐसे करके यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन चला जाता है। तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन इसमें जब पेपिलरी डक्ट से क्रॉस होकर पेपिला से माइनर कैलिक्स में जब आ जाता है तो वो यूरिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माइनर कैलिक्स की जो लाइनिंग होती है, जो माइनर कैलिक्स की, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से होती है, वो कंटिन्यू रहती है यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा। तो इसमें कोई भी टाइप का री एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको यूरिन बोला जाता है। अब जो इफरेंट और अफरेंट आर्टरी के पास जहाँ पे जो डीसीटी मिलती है उसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ब्लड प्रेशर को और वाटर लेवल को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है बॉडी की। तो ये जो बना है, इसके बाद इसमें ये आपकी आगे डीसीटी का पोर्शन, और डीसीटी और ये आ गई ब्लड सप्लाई, ये आ गई अफरेंट, और ये आ गई अफरेंट, और ये आ गई इफरेंट। तो जो ये जो पोर्शन इसके टच में आ रहा है, अगर इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा कि आप ये आपने ल्यूमन बनाया किसका? इसका डीसीटी का, और ये कुछ ब्लड सप्लाई, ये आपका अफरेंट आर्टरी का पोर्शन जो इसके टच में जा रहा है, यहाँ ये इसके टच में जा रहा है, और ये आपका इफरेंट आर्टरी का पोर्शन जो इसके टच में जा रहा है, ये इफरेंट आर्टरी, ये एफरेंट आर्टरी,
और ये जो सामने से कहाँ से आ रही है सर, ये कैपिलरी से आ रही है, जो ये ग्लोमेरुलर है। और इसके बाद क्या होगा कि जो मॉडिफिकेशन रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि इसके अंदर जो पोर्शन अफरेंट आर्टरी के टच में आ रहा है ना, तो ये इसकी लाइनिंग जो रहेगी कंटिन्यूस वो रहेगी लो कोलुमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो ये लो कोलुमनर एपिथेलियम रहती है, तो ये जो इसकी सेल होती है लो कोलुमनर एपिथेलियम, वो जहाँ पे अफरेंट आर्टरी के टच में आ रही है वहाँ, बाकी जगह तो वो सिंगल लाइनिंग में रहती है। ये DCT का कट है, हॉरिजॉन्टल कट, ट्रांसफर कट। तो इसमें जिस एरिया में ये टच में आ रही है अफरेंट आर्टरी के, वहाँ पे ये ओवर क्राउडेड हो जाती है, ठीक है। और ये जो ओवर क्राउडेड एरिया हुआ, इसको अगर अपन अलग से शो करवाएं इस इतने एक पोर्शन को, तो ये कुछ ऐसे मान लो कि ये ओवर क्राउडेड एरिया एक स्पेशल टाइप की फिजियोलॉजी डन करता है। तो ये ओवर क्राउडेड एरिया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हुआ आपका ओवर क्राउडेड, यहाँ पे इस पोर्शन को जो यहाँ पे कोलुमनर, ये लो कोलुमनर एपिथेलियम है, तो इसको बोलेंगे, ये जो मॉडिफाइड सेल हुई इसको बोलेंगे मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा, ठीक है। यानी जो पोर्शन डिस्टल कन्वल्टिव ट्यूब का अफरेंट आर्टरी के टच में आता है, तो वहाँ की जो सेल होती है उसके अपोलोजिस्ट, तो जो सेल होती है वो ओवर क्राउडेड हो जाती है उसके ल्यूमन में, यानी उसकी एपिकल सरफेस में, उसके ल्यूमन की साइड में, और उन सेल को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। और जो पोर्शन अफरेंट आर्टरी का जो ल्यूमन के अंदर जो सेल इसके टच में आती है, तो यहाँ के जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं ये भी अपने में मॉडिफाइड कर लेते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो DCT के टच में आते हैं, इनको बोलते हैं सर जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये होगी जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, यानी यहाँ के जो अफरेंट आर्टरी के ल्यूमन में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट रहते हैं वो अपने में मॉडिफाइड कर लेते हैं और वो बन जाते हैं जेक्स्टा मेडुलर सेल, उसको बोलेंगे जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और जो पोर्शन DCT का जो ल्यूमन है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहती है कोल्यूमनर लो कोल्यूमनर एपिथेलियम, तो वो सेल्स अपने में मॉडिफिकेशन कर रहती है जिस पोर्शन में अफरेंट आर्टरी के टच में आते हैं, और कभी कभी ये इफरेंट आर्टरी के टच में आता है, वहाँ भी हो जाता है। तो इन सबको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। बाकी सिंपल प्रेजेंट रहती है, वो रहती है कोल्यूमनर एपिथेलियम में रहती है, ये भी कोल्यूमनर ही है लेकिन ये मॉडिफाइड हो गई है। तो ये मैक्यूला डेंसा और जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल दोनों मिलके, ये दोनों यूनिट करती है मिलके, और ये दोनों जो मिलके बनाएगी वो बनाएगी जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस, यानी कैपिटल में अगर जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस। तो ये जो जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस है सर, ये ब्लड रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जब आगे अपन इसकी फिजियोलो एब्जॉर्प्शन देखेंगे इसका, ये कौन सी साइड पे क्या एब्जॉर्प्शन होता है नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखना, उसका बहुत हेल्प मिलेगी। यानी ये जो इतना पोर्शन जो बना यहाँ पे, दोनों की, एक को स्मूथ मसल फाइबर मॉडिफाई होने से और दूसरी का यहाँ की कोल्यूमनर एपिथेलियम है उनका मॉडिफिकेशन होने से जो मैक्यूला डेंसा बनी, इस पोर्शन को बोलेंगे जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस। तो ये ब्लड उसको एब्जॉर्प्शन करने में इसकी हेल्प करता है। ठीक है सर, ये था टॉपिक इसकी नॉर्मल हिस्टोलॉजी के बारे में नेफ्रॉन की। अब जो आगे का जो रहेगा उसमें अपन नेट फिल्ट्रेशन रेट वगैरह, और इसकी नेट फिल्ट्रेशन रेट, और जो इसका मतलब आगे इसका जो एब्जॉर्प्शन रहता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रहता है, उस पर देखेंगे, और कौन सी साइड पे। उसके बाद जो आगे देखेंगे तो इसकी पैथोलॉजी देखेंगे, और उसके बाद इसका फार्मा देखेंगे। ओके, थैंक यू।